यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। फटाफट से रिवीजन लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं एंड हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट की रिवीजन लेक्चर सीरीज में आज है अपना शायद 5th लेक्चर है क्या, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ठीक है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, इसी को कैपिटल बजटिंग भी बोलते हैं। ठीक, ये चैप्टर ना बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इग्नोर नहीं कर सकते। चैप्टर से क्वेश्चन भी आते हैं और इम्पोर्टेंट भी है। कैसा क्वेश्चन आता है? स्मॉल क्वेश्चन आने के चांस बहुत कम है। 8 to 10 मार्क्स में ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो इस चैप्टर से 4 नंबर या 2 नंबर ऐसे टाइप के क्वेश्चन नहीं आएंगे, बड़ा ही क्वेश्चन आएगा। ठीक, हमारे पास है अपना ये नोट्स। ये वही नोट्स है जो रिसेंट की रिकॉर्डिंग में मैंने पढ़ाया है ना। ठीक, रिसेंट की रिकॉर्डिंग है। जो लेक्चर मई वाले बच्चे देखने वाले, मई 25 वाला, या जैन वाले बच्चे जो देख रहे हैं, जैन और मई 25 के लिए जो रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, उसमें जो रेगुलर बैच में मैंने नोट्स करवाया है, पढ़ाते टाइम लिखवाया है, उसका कॉपी पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा इसी से रिवीजन करा देते हैं। प्रॉब्लम क्या है, ये समराइज जो नोट्स है, ये समरी तो है, इसमें इलस्ट्रेशन वगैरह थोड़ा कम है, तो इस वजह से मैंने इसको शुरू किया। कैपिटल बजटिंग में चलो अब शुरू करते हैं। एक है बेसिक कैपिटल बजटिंग जो आपका सिलेबस है, और जो एडवांस कैपिटल बजटिंग है वो आप सीए फाइनल में पढ़ोगे। इसमें से एक पोर्शन था रिस्क एनालिसिस, एडवांस कैपिटल बजटिंग का ही पार्ट था, जो पहले इसमें ले आया था सीए इंटर में, अब ये हट चुका है। यानी कि सिर्फ आपको जो कैपिटल बजटिंग है, टेक्निक है, स्पेशल केसेज है, ये पढ़ना है। इससे हायर लेवल वाली कैपिटल बजटिंग आप यहाँ पे पढ़ोगे। पर ये जो है ना बेसिक कैपिटल बजटिंग, इसके लिए बेस, जिस बच्चे को यहाँ पे प्रॉब्लम है, ये तो आप पढ़ोगे पढ़ोगे, फाइनल में जाओगे, ये आप पढ़ोगे पढ़ोगे तो आपके लिए रिवीजन हो जाएगा, और इससे कुछ एडिशनल भी पढ़ोगे इसमें। जिस बच्चे को इधर ही दिक्कत है बेसिक कैपिटल बजटिंग में, ऑब्वियसली एडिशनल वाला कौन सा समझने में दिक्कत नहीं होगा। तो दिक्कत होगी तो आपको कैपिटल बजटिंग चैप्टर को अच्छे से करना है। कवरेज में लिखवाया था कि बेसिक कंसेप्ट देखेंगे, कैपिटल बजटिंग टेक्निक देखेंगे एंड स्पेशल केसेस देखेंगे। मैंने बोला था ये पहला चैप्टर है जिसका बेसिक कंसेप्ट को मैं इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता हूँ कि बेसिक कंसेप्ट आपको बहुत ध्यान से करना है। अगर आपने बेसिक कंसेप्ट ध्यान से नहीं पढ़ा तो आगे ये दो जो पोर्शन है ना, इसमें आपको दिक्कत आएगी आएगी। कैपिटल बजटिंग टेक्निक में हमने क्या पढ़ना है, तो एआरआर क्या होता है, पे बैक पीरियड, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड, एनपीबी। ठीक, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, आईआरआर एंड एमआईआरआर। आपको पता है आईआरआर में एक छोटी सी दिक्कत है जिसको ठीक करके एमआईआरआर हम कैलकुलेट करते हैं। स्पेशल केसेज में हमें क्या पढ़ना है, सिर्फ कॉस्ट का इंफॉर्मेशन दे तो, अनइक्वल लाइफ दे तो, कैपिटल राइजनिंग का प्रॉब्लम हो सकता है, एडजस्टेड पीबी का प्रॉब्लम हो सकता है, रिप्लेसमेंट डिसीजन। इसमें 4 केसेज मैंने पढ़ाए थे। अब बहुत बच्चे बोलते हैं सर चारों केस तो नहीं है। हाँ, चारों केस पे क्वेश्चन नहीं है आपके बुक में, 2 केस पे है, ऑप्टिमम रिप्लेसमेंट साइकिल एंड वेदर टू रिप्लेस और नॉट, इस पे केस है। व्हेन टू रिप्लेस, इस पे केस नहीं है। एंड फोर्थ केस, व्हेन टू रिप्लेस प्लस ऑप्टिमम रिप्लेसमेंट साइकिल, इस पे भी केस नहीं है। ठीक, अब बच्चे बोलते हैं सर फिर पढ़ाते क्यों? होता क्या है, पहले तो एक ही पे क्वेश्चन था, रिप्लेस करे या ना करे, पर एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आ गया ऑप्टिमम रिप्लेसमेंट साइकिल पे, तो हमने सोचा जो 2 केस बची है वो भी पढ़ा देते हैं, क्या पता कभी इंस्टीट्यूट पूछ ले। लोन वर्सेज लीजिए, पढ़ाते टाइम मैंने आपको बोला था लेस चांस है। क्यों? ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन के साथ साथ एक इंपॉर्टेंट डिसीजन है फाइनेंसिंग का, और फाइनेंसिंग से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछता। ये एसेट फाइनेंसिंग से रिलेटेड भी डिसीजन है। पहले एक
लीज चैप्टर हुआ करता था, उसमें ये पढ़ते थे। पर एक क्वेश्चन मैंने इलिस्ट्रेशन के रूप में करा दिया, बाई चांस कभी इस कंसेप्ट को पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए। फिर इन्फ्लेशन इन कैपिटल बजटिंग, ये चीजें सिखाई। इसके बाद मैंने बोला ये मोर देन सफिशिएंट है, मुझे नहीं लगता इससे बाहर सीए इंटर के सिलेबस में आनी चाहिए। इससे बाहर वाली जो पोर्शन है वो सीए फाइनल में आता है। फिर हमने थोड़ा बेसिक देखा। मैंने बोला एक फाइनेंशियल मैनेजर को पता है फाइनेंशियल डिसीजन लेने पड़ते हैं, क्यों? टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर। याद आ रहा है कुछ पढ़ाते टाइम? एंड उसके लिए हमने ये फाइनेंशियल डिसीजन देखा लॉन्ग टर्म। मैंने बोला यही तो सारे चैप्टर से फाइनेंसिंग डिसीजन। उसमें देखो लिवरेज, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर आ गया। डिविडेंड डिसीजन अलग से चैप्टर है, 4 चैप्टर हो गए। इन्वेस्टमेंट डिसीजन अलग से चैप्टर है, 5 चैप्टर हो गए। अब 5 चैप्टर टोटल फाइनेंशियल डिसीजन के ऊपर है। शॉर्ट टर्म डिसीजन भी हमें लेना पड़ता है, जैसे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, उसी में आते हैं कैश मैनेजमेंट, डेटर मैनेजमेंट, वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन। तो पूरी जो सिलेबस है वो फाइनेंशियल डिसीजन के इर्द गिर्द घूमता है। ठीक, पूरी सिलेबस में हम यही नॉलेज एक्वायर करते हैं कि अप्रोप्रिएट फाइनेंशियल डिसीजन कैसे ले पाए। एक सिर्फ रेशियो चैप्टर है जो हमें कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन, लिक्विडिटी पोजीशन, प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन एनालाइज करने को समझाता है। ठीक। चलिए, इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हमने पढ़ा, ये सारी बेसिक चीजें थी जो मैंने आपको समझाई थी कि कंपनी को क्या करना होता है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करना होता है। उसमें से हर एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को हम इवेल्युएट करेंगे कैपिटल बजटिंग टेक्निक, यही तो हम सीखने वाले हैं यहाँ पे। और उसमें जो भी पॉजिटिव एनपी प्रोजेक्ट होगा, यानी कि जो बेस्ट अल्टरनेटिव होगी, उसमें इन्वेस्ट करेंगे। जितना हमारा कॉस्ट ऑफ फाइनेंस है, ठीक, जिसको कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बोलते हैं, इसी को हम प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए डिस्काउंट रेट के रूप में यूज करते हैं। प्रोजेक्ट में हमारी कमाई यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड उससे ज्यादा होनी चाहिए, तभी पॉजिटिव एनपीवी प्रोजेक्ट आएगा, है ना। अगर ज्यादा रेट से कमा रहे तो वेल्थ क्रिएट होता है, सेम रेट से कमा रहे, जितना कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग है उसी रेट से कमा रहे, तो वेल्थ मेंटेन रहेगा, यानी कि शेयर प्राइस ना बढ़ेगा ना घटेगा उस प्रोजेक्ट से, उस डिसीजन से। एंड अगर केसी कम है, ज्यादा है, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड प्रोजेक्ट का कम है, तो वेल्थ डिस्ट्रॉय होगा, यानी कि मार्केट प्राइस गिरेगा उस डिसीजन से। ठीक है। फिर हम आते हैं बेसिक कंसेप्ट पे। सबसे पहले था कैश फ्लो। कैश फ्लो भी मैंने पढ़ाया था कि कैश फ्लो 3 स्टेजेस पे होते हैं एक प्रोजेक्ट में। सोचो आप किसी फिक्स एसेट में, प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहे हो, ठीक, तो शुरू में इन्वेस्टमेंट करोगे। मान लो मैं फैक्ट्री लगा रहा हूँ, प्लांट एंड मशीनरी लगा के, ठीक, प्रोडक्शन करूंगा, शुरू में आउटफ्लो होगा, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। दूसरा, हर एक साल वो कमा के देगा, इसको कैश फ्लो आफ्टर टैक्स पढ़े थे। थर्ड, अंत में ये जो इन्वेस्टमेंट है इसकी कुछ सैलवेज वैल्यू होगी, लाइफ खत्म हो जाएगा, तो मशीन फैक्ट्री वगैरह लगी है, आज पैसा लगा है, कल को बेचूंगा तो कुछ तो बिके के आएगा, दैट इज अ सैलवेज वैल्यू। फिर मैंने समझाया था ये तो बिजनेस में ये जो है इन्वेस्टमेंट, ये क्या है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। ठीक, सिर्फ फैक्ट्री लगाने से बिजनेस नहीं चलती, बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए कुछ और भी खर्चे लगते हैं, इन्वेस्टमेंट, जिसको वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। ठीक है। और ये सारी चीजें आपको समझाई थी एग्जाम्पल के रूप में कि वर्किंग कैपिटल क्यों हम इन्वेस्ट करते हैं, वर्किंग कैपिटल में ये क्यों लगता है, बिजनेस चलाने के लिए। और ये लॉन्ग टर्म में क्यों लग रहा है पैसा, पैसे कमाने के लिए। जो वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टमेंट है वो भी अंत में रिलीज होके आता है। अंत में जो कैश फ्लो है इनको बोलते हैं टर्मिनल कैश फ्लो। एक है कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, हर एक साल की जो कैश फ्लो आफ्टर टैक्स आएगी। और ये है इनिशियल इन्वेस्टमेंट। मेजॉरिटी ऑफ डिसीजन और टूल जो है फाइनेंस में वो कैश फ्लो पे बेस्ड है, पैट पे नहीं, प्रॉफिट पे नहीं। प्रॉफिट में 2 ऐसी दिक्कतें हैं जिसको ठीक करके कैश फ्लो बनाया गया है। नंबर 1, प्रॉफिट में तो सर डेप्सन यूज होता है, पर यहाँ पे हमने एसेट का कॉस्ट शुरू में ही घटा दिया है, ठीक, डिप्रिसिएशन के रूप में चार्ज नहीं किया है। प्रॉब्लम क्या है, देखो टाइम वैल्यू ऑफ मनी, आज पेमेंट कर रहे हो तो ये तो आज का आउटफ्लो है ना, अकाउंट में भले ही ओवर द पीरियड राइट ऑफ करते हो आप, ठीक। लेकिन डिसीजन मेकिंग के लिए
टाइम वैल्यू ऑफ मनी जरूरी है, तो इसलिए जब हम एक ही बार अभी आउटफ्लो दिखा रहे हैं तो डेप्सन क्यों घटाएंगे, नहीं घटाएंगे क्योंकि एसेट का कॉस्ट तो शुरू में घटा दिया। दूसरा, प्रॉफिट में तो सर नॉन ऑपरेटिंग आइटम भी आ जाएगा। लॉजिकली अगर मैं एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक, तो उस प्रोजेक्ट से ही रिलेटेड मुझे रेवेन्यू को कंसीडर करना चाहिए कॉस्ट का। पर प्रॉफिट कैसे निकलता है, प्रॉफिट तो निकलता है टोटल इनकम लेस टोटल एक्सपेंस, नॉन ऑपरेटिंग आइटम भी आ जाते हैं। इसलिए प्रॉफिट से बढ़िया टूल क्या है, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। देखिए कैसे निकालते हैं। ठीक, एक और इंपॉर्टेंट बात बताया था कि जो अंत में ये एसेट बिक के कुछ सैल्वेज वैल्यू आती है, पता है आपको कैपिटल गेन टैक्स लगता है। अगर कुछ प्रॉफिट लॉस हुआ तो, लॉस हुआ तो टैक्स सेविंग क्या एज्यूम करते हैं कि भैया वो जो लॉस है वो किसी और कैपिटल गेन से सेटअप हो जाएगा और टैक्स बचाएगा। प्रॉफिट हुआ तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, तो इस वजह से प्रॉफिट या लॉस पे टैक्स सेविंग या क्या टैक्स पेबल आपको निकालना मैंडेटरी है। अच्छा बोल दे कैपिटल गेन एग्जिम्प्ट है, तब तो नहीं निकालेंगे। चलो ये चीजें आपको बेसिक लेवल से समझाई थी। फिर हम आए थे इनिशियल इन्वेस्टमेंट। इनिशियल इन्वेस्टमेंट में बताओ फिक्स एसेट और वर्किंग कैपिटल में जो पैसा लग रहा है वो है, अभी समझाया आपको। कई बार इनिशियल इन्वेस्टमेंट 2 सालों में लगता है। प्रोजेक्ट में पैसा तो लगा रहे हैं, मान लो प्रोजेक्ट का लाइफ तो 5-6 साल का है, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट है कुछ 500 करोड़ अभी करना है, 500 करोड़ 1 साल बाद करना है। तो मैंने क्या बोला, ये तो T0 पे ही खड़ा है, इसका प्रेजेंट वैल्यू नहीं करना पड़ेगा, पर इसको प्रेजेंट वैल्यू पे ले आके ऐड करनी पड़ेगी। इनिशियल इन्वेस्टमेंट हम निकालते आज प्रेजेंट के टाइम में T0 पे। कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर इसको कैश फ्लो में दिखा सकते हैं, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स में दिखाओगे तो लॉजिकली आंसर तो एनपीवी का सेम आएगा, लेकिन ये करने की जरूरत नहीं है। ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट का पार्ट है, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स का हिस्सा नहीं है। प्रोजेक्ट से आने वाला कैश फ्लो आफ्टर टैक्स नहीं है ये, ठीक। और दूसरी, जब पीआई निकालते हैं तो वहां गड़बड़ हो जाएगा। पीआई क्या होता है? पीबीएफ इनफ्लो डिवाइड बाय पीबीएफ आउटफ्लो। तो हाँ जी, पीबीएफ आउटफ्लो में आपको यहाँ इनिशियल इन्वेस्टमेंट में लेना जरूरी है, ठीक। तो ये चीजें भी आप लोगों को रेगुलर बैच में समझाया था। फिर हमारे कैश फ्लो आफ्टर टैक्स पे देखो, मैंने ये बात बड़ी सिंपल तरीके से समझाई थी। मशीन लगा, मान लो प्रोडक्शन हो रहा है, सेल हो रहा है, अब कैश फ्लो निकालना हो तो सेल में से वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स कॉस्ट तो डेप्सन, लेस फिक्स कॉस्ट तो पीबीआईटी इंक्लूडिंग डेप्सन। फिक्स कॉस्ट में डेप्सन भी घटाएंगे, अभी बताता हूँ क्यों घटा रहे। उसमें शॉर्ट टर्म लोन पे कोई इंटरेस्ट है तो घटाएंगे, लॉन्ग टर्म लोन पे नहीं। लॉन्ग टर्म लोन का इंटरेस्ट नहीं घटता है, ये भी हमने वर्किंग नोट नंबर 2 में पढ़ा था। फिर टैक्स घटाएंगे, लास्ट में पैड जोड़ देंगे, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स आ जाएगा, ठीक। डेप्सन के लिए मैंने क्या बताया था कि सर डेप्सन तो हमें नहीं घटाना है, ये तो आउटफ्लो है नहीं, इनिशियल इन्वेस्टमेंट में एसेट का कॉस्ट ही घटा दिया। पर ध्यान रखना, डेप्सन एक खर्चा है और डेप्सन को हम एज ए एक्सपेंस क्लेम कर सकते हैं जब हम निकालते हैं प्रॉफिट जिस पे हमें टैक्स भरना है, तो यानी कि टैक्स सेविंग होती है डेप्सन पे। तो टैक्स सेविंग तो कंसीडर करना है, तो इसके 2 तरीके हैं, ताकि एक बार घटा दो एज ए एक्सपेंस, टैक्स सेविंग हो गई, पैट वैट हो गया, वापस से जोड़ दो। दूसरा तरीका है ऊपर घटाओ ही मत, नीचे पैट निकालने के बाद डेप्सन आफ्टर टैक्स जोड़ दो, डेप्सन टैक्स शील्ड जोड़ दो, सॉरी, ठीक। तो ये दोनों तरीका आप लोगों को समझाया था, पढ़ाया था। मैक्सिमम क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, तो फर्स्ट अप्रोच करते हैं, डेप्सन को घटा दिया एज ए एक्सपेंस, फिर पैट आ गया, जब पैट आया तो ऑलरेडी डेप्सन खर्चे में क्लेम हो गया, ऑलरेडी उस पर टैक्स सेविंग निकल गई, वापस से डेप्सन को जोड़ दो, ठीक। तो होता क्या है, मान लो 100 का डेप्सन है, 30% टैक्स है, तो 100 खर्चे में दिखाया, 30 टैक्स सेविंग हो गई, नेट में खर्चे में आउटफ्लो 70 दिखा, और वापस से आपने 100 जोड़ दिया डेप्सन नीचे, तो 30 इनफ्लो दिख गया, ये 30 इनफ्लो टैक्स सेविंग है, यही तो जोड़ना था। तो ये फर्स्ट अप्रोच है। दूसरा अप्रोच, कुछ करो ही ना, नीचे सीधा डेप्सन टैक्स शील्ड यानी कि डेप्सन पे कितना टैक्स बच रहा है ये जोड़ दो। चलिए, नेक्स्ट था इंटरेस्ट ऑन लोन। ये बढ़िया पॉइंट था, मैंने बोला था जब हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो फाइनेंसिंग में दोनों का पैसा हो सकता है, डेट का भी इक्विटी का भी। लॉन्ग टर्म लोन का मतलब क्या है, डेट ले रखा है,
एक मुझे बात बताइए आप, क्या सर लॉन्ग टर्म लोन से ही पैसा आता है फाइनेंसिंग करने के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में? क्या पढ़ा है हमने? हमने पढ़ा है यस। क्या शॉर्ट टर्म का पैसा कभी भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में लग सकता है? नहीं। क्यों? इस चीज का लॉजिक लेक्चर नंबर 1 में भी समझाया था। मान लो 3 महीने के लिए या 6 महीने के लिए मैं कहीं से बोरोइंग करके लाया, 20 साल के लिए एक प्रोजेक्ट में लगा दिया। अब 6 महीने बाद जब वो मुझे पैसा चुकाना है, कहाँ से लेके आऊंगा? वो प्रोजेक्ट तो मुझे ओवर द पीरियड 20 साल कमा के देगा ना। 10 करोड़ लोन लेके आया, 10 करोड़ में फैक्ट्री लगा दी, 3 महीने का लोन था, 3 महीने बाद 10 करोड़ कैसे लेके आऊंगा? नहीं, फैक्ट्री तो धीरे धीरे कमा के देगा। अब क्या मैं वापस से फैक्ट्री बेच के लोन चुकाऊं? नहीं। तो इसलिए जब हमेशा लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लॉन्ग टर्म सोर्स से फाइनेंस करना पड़ेगा। अब बताओ, अगर पैसा दोनों का लगा है, इक्विटी एंड डेट का, तो जब कमाई देखेंगे डिसीजन इवेल्युएट करने के लिए, इनफ्लो देखेंगे तो इनफ्लो में दोनों का ही लेना पड़ेगा ना, इसलिए लॉन्ग टर्म का नहीं घटा रहे। आपके मन में एक सवाल आ सकता है, सर फिर उस पे इंटरेस्ट पे टैक्स सेविंग होती है, तो ये टैक्स सेविंग भी कंसीडर क्यों नहीं कर रहे हैं? आपने तो टैक्स सेविंग भी नहीं जोड़ा कैश फ्लो आफ्टर टैक्स निकालते टाइम इंटरेस्ट का नीचे। ये इसलिए नहीं जोड़ा क्योंकि जब हम प्रोजेक्ट को इवेल्युएट कर रहे हैं तो ये जो केसी यूज कर रहे हैं ना, डिस्काउंट रेट, ये वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। ये कैसे निकलता है? कॉस्ट ऑफ डेट इंटू वेट ऑफ डेट प्लस कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंटू वेट ऑफ इक्विटी, और कॉस्ट ऑफ डेट लेते हैं हम केडीटी। याद करिए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जब डेट का कॉस्ट ऑलरेडी आफ्टर टैक्स करके लिया है, यानी कि इसमें कंसीडर कर लिया है टैक्स सेविंग ड्यू टू इंटरेस्ट, तो दोबारा नहीं करेंगे, दोबारा करें तो डबल कंसीडर हो जाएगा ये टैक्स सेविंग। ठीक। अब इतना समझने के बाद मैंने ये समझा था कि अगर पैट दिया हो तो क्या करोगे आप? पैट में डेप्सन तो जोड़ते ही है, मान लो इंटरेस्ट भी है लॉन्ग टर्म का, तो इंटरेस्ट 1 माइनस टी करके जोड़ेंगे। इंटरेस्ट जितना घटा है नेट में उतना ही जोड़ते हैं। ये पूरा क्यों जोड़ रहे हैं? क्योंकि इस पे तो टैक्स सेविंग कंसीडर करना था, इस पे टैक्स सेविंग कंसीडर नहीं करना। क्यों टैक्स सेविंग इसलिए नहीं कर रहे हैं? क्योंकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालते टाइम ऑलरेडी टैक्स सेविंग का इंपैक्ट दे चुके हैं। टर्मिनल कैश फ्लो अंत में आता है वर्किंग कैपिटल और पोस्ट टैक्स सेल्वेज वैल्यू, यानी कि सेल्वेज वैल्यू तो आएगा, टैक्स लगता है तो टैक्स का इम्प्लीकेशन देके। ठीक। सेल्वेज वैल्यू में से डब्ल्यूडीबी घटाओगे तो प्रॉफिट लॉस आता है, प्रॉफिट आया तो टैक्स पेबल। ठीक, उस केस में पोस्ट टैक्स सेल्वेज वैल्यू, ये आया सेल्वेज वैल्यू लेस इतना टैक्स चला जाएगा। लॉस आया तो टैक्स सेविंग, टैक्स सेविंग के केस में पोस्ट टैक्स सेल्वेज वैल्यू कैसे आएगा? ये प्लस टैक्स सेविंग। कैसे? टैक्स पेबल अगर एक आउटफ्लो है तो टैक्स सेविंग इनफ्लो का काम करता है, जो टैक्स पे करना था वो पे नहीं करना पड़ा, तो इनफ्लो के ही रूप में तो आया। चलो, मैंने आपको समझाया। देखो, प्रॉफिट और लॉस होगा तभी जाके ना टैक्स सेविंग टैक्स पेबल निकलेगा। एसएलएम से अगर हमने डेप्सन निकाला है तो एसएलएम से डेप्सन कैसे निकलता है? पर एनम, कॉस्ट लेस सेल्वेज वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ, अंत में सेल्वेज वैल्यू बचता है। तो सेल्वेज वैल्यू और डब्ल्यूडीबी सेम ही होती है, नो टैक्स पेबल नो प्रॉफिट लॉस। पर डब्ल्यूडीबी मेथड ऑफ डिप्शन है तो टैक्स पेबल क्या टैक्स पेबल हो या फिर टैक्स सेविंग हो, ये जरूर आएगा, प्रॉफिट लॉस जरूर आएगा, तो आपको निकालना है। कई बार होता क्या है कि टैक्स एज पर इनकम टैक्स अलग है, आईटी एक्ट, और अकाउंट में हम जो कर रहे हैं अलग है। हम तो डिसीजन ले रहे हैं, और डिसीजन ले रहे हैं तो टैक्स कंसीडर क्या कर रहे हैं? कितना टैक्स बचेगा या पे करना पड़ेगा इनकम टैक्स के अनुसार, तो हमें हमेशा ये अप्लाई करना चाहिए एज पर इनकम टैक्स। अकाउंट में आप क्या कर रहे हो, इससे क्या मतलब है? टैक्स लेने वाला तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, वो जैसा बोलेगा वैसा करना पड़ेगा, है कि नहीं? अब देखना, कोई एसेट भले ही एसएलएम बेसिस पे यहाँ पे डेप्सन चार्ज हो रहा है, ठीक। तो एसएलएम बेसिस पे अगर चार्ज हो रहा है तो सेल्वेज वैल्यू जितना है उतना ही डब्ल्यूडीबी आएगा। पर अगर इनकम टैक्स में बोले कि हमने एसेट का कॉस्ट पहले साल में ही पूरा आपको अलाउ कर दिया है, अब बताओ सेल्वेज वैल्यू तो होगा लेकिन डब्ल्यूडीबी नहीं लाएगा। क्यों? सर पूरा ही एसेट का कॉस्ट हमें डेप्सन अलाउ अगर कर दे इनकम टैक्स, तो अंत में तो डब्ल्यूडीबी नील ही होगा ना, तो प्रॉफिट आएगा ही आएगा और टैक्स पे करना ही करना पड़ेगा। अब बच्चे, ऐसा एक क्वेश्चन था तो मुझसे बच्चे ने कमेंट करके पूछा यूट्यूब वाले फास्टैग बैच पे कि सर एसएलएम पे चार्ज कर रहे हैं
तब भी क्यों आपने निकाला? इसलिए निकाला, वो एसएलएम में चार्ज कर रहे अकाउंट अनुसार। इनकम टैक्स तो कह रहा है हम पूरा डब्ल्यूडीबी, हमने पूरा डेप्शन अलाउ कर दिया। जब पूरा ही डेप्शन अलाउ कर दिया तो डब्ल्यूडीबी तो नील हो गया। उस केस में तो सॉरी, प्रॉफिट आएगा, और प्रॉफिट आएगा तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। ठीक, अकाउंट में क्या कहता है इससे कोई लेना देना नहीं। अगर इनकम टैक्स अलग है तो इनकम टैक्स को हम फॉलो करेंगे। ठीक, चलिए फिर आता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये जो लॉन्ग टर्म सोर्स से पैसा ले रहा है उनका जो कॉस्ट है वही है हमारे लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसको दूसरा डेफिनेशन क्या लिखवाया था? मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम अ प्रोजेक्ट टू मेंटेन शेयर प्राइस। जितना प्रोजेक्ट का कॉस्ट है फाइनेंसिंग का, उतना ही कमाते हैं तो शेयर प्राइस मेंटेन रहता है। तो मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न है किसका? इन्वेस्टमेंट से कमाई का। उतना अगर कमाए तो शेयर प्राइस मेंटेन रहेगा। ये ऊपर ही आप लोगों को समझाया था। टैक्स रेट अगर दिया हो तो हमेशा हमें क्या एज्यूम करना है? हर एक इनकम पे टैक्स लगेगी, यानी कि पैट निकालने के लिए वो इनकम लेना है, एंड हर एक एक्सपेंस पे टैक्स सेविंग होगी। तो हम हर एक पे ना निकाल के क्या करते हैं? सारे इनकम में से सारे एक्सपेंस निकाल के नेट निकाल लेते हैं, उस पर टैक्स पे कर देते हैं। यही तो है पीएल का फॉर्मेट। दूसरा, अकाउंट और इनकम टैक्स के अनुसार अगर कोई चीज डिफरेंट हो तो हमें हमेशा इनकम टैक्स के अनुसार अप्लाई करना है। रिलेवेंट कॉस्टिंग में हमने पढ़ा था सबसे पहले संक कॉस्ट के बारे में। संक कॉस्ट को डिसीजन मेकिंग में नहीं लेते। संक कॉस्ट मतलब पास्ट कॉस्ट, कॉस्ट विच हैज बीन ऑलरेडी इनकर्ड। क्यों? ये नहीं भी करोगे प्रोजेक्ट तो खर्चा हो गया, उतना लॉस हो ही गया। एग्जांपल दिया था आपको मार्केट रिसर्च का रेगुलर बैच में। ठीक, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हमेशा डिसीजन मेकिंग में लेंगे। इसका एग्जांपल दिया था हॉस्पिटल वाला, याद आ रहा है? एक हॉस्पिटल है जहां पे पहले पेशेंट को रेफर कर देते थे एक्सरे के लिए, कहीं पे कमीशन आता था। अब वो खुद अपनी एक्सरे सेंटर खोल रहे हैं अब अपना लगा लेंगे तो कमीशन तो नहीं आएगा। तो इस डिसीजन को लेके एक्सरे मशीन खरीदे या ना खरीदे, जब हम एनपीवी निकालेंगे, आप प्रपोजल निकालेंगे, इवेलुएट करेंगे, तो हम हमेशा ध्यान देंगे कि वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी है और उसको कॉस्ट मान के घटाना पड़ेगा कैश फ्लो आफ्टर टैक्स निकालते टाइम। थर्ड है अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट। अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट का मतलब वो फिक्स कॉस्ट जो कोई एक्ट करने पे इनकर्ड होता है। यानी कि मान लो ये इन्वेस्टमेंट करोगे तो कोई एडिशनल ये खर्चा आएगा, तो वो तो कंसीडर करना ही पड़ेगा। उस इन्वेस्टमेंट के लिए, उस प्रोजेक्ट के लिए जितने भी खर्चे रिलेवेंट है वो करोगे तो होगा, वो सारे डिसीजन में लेंगे। जो इरिलेवेंट है, यानी कि नहीं भी करे तो वो हो चुका है या होएगा ही होएगा वो नहीं लेंगे। अगला है एलोकेटेड ओवरहेड। कंपनी के एग्जिस्टिंग ओवरहेड का हिस्सा कुछ बांट रहा है। मान लो मशीन एक फैक्ट्री में लेके आए, फैक्ट्री में थोड़ा स्पेस था, वहीं पे इंस्टॉल कराया। अब फैक्ट्री का रेंट 1 लाख जाता है, वो मशीन नहीं भी इंस्टॉल करोगे तो 1 लाख रेंट तो आप भरते ही हो। तो अगर इंस्टॉल कर रहे हो तो डिसीजन लेने के लिए कि मशीन इंस्टॉल करे या ना करे, रेंट का कुछ हिस्सा उस पर चार्ज नहीं करो। ठीक, हालांकि जो हम नॉर्मल बनाते हैं अपनी अकाउंटिंग कॉस्टिंग वगैरह करते हैं उसमें ये करते हैं, पर जब डिसीजन ले रहे हैं तो इस केस में एलोकेटेड एक्सपेंस नहीं डालेंगे। क्यों? अरे भाई वो मशीन नहीं भी लेके आओगे तो फैक्ट्री का रेंट तो पे कर ही रहे हो, तो उस कॉस्ट को इरिलेवेंट बोलते हैं फॉर द पर्पज ऑफ डिसीजन मेकिंग। ठीक, डिटेल में आप लोगों को पढ़ा रखा है। डिसीजन में हम देखेंगे, एक होता है सिंगल प्रोजेक्ट का, एक प्रोजेक्ट है एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट। दूसरा है मल्टीपल प्रोजेक्ट का, 2 या 2 से ज्यादा प्रोजेक्ट है, कोई एक सिलेक्ट करना है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव का मतलब एक सिलेक्ट करेंगे, बचा हुआ खुद ही एक्सक्लूड हो जाएगा। थर्ड केस है कैपिटल रेशनिंग। कैपिटल रेशनिंग का मतलब देखेंगे थोड़ी देर में, जहां हम दो या दो से ज्यादा प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। प्रोजेक्ट का ऑप्शन भी बहुत सारा है। ठीक, और हमारे पास लिमिटेड बजट होता है, थोड़ी देर में आएगा ये कंसेप्ट। चलो फिर आते हैं कैपिटल बजटिंग टेक्निक पे। सबसे पहला था एआरआर, एनुअल रेट ऑफ रिटर्न या अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न बोलते हैं इसको। क्या पढ़ाया था? ये सबसे ट्रेडिशनल टेक्निक है और ये क्या यूज करता है? पैट, डिसीजन मेकिंग के लिए, कैश फ्लो को यूज नहीं करता। पहली तो इसको गड़बड़ी यहीं पे कि कैश फ्लो यूज ना करके पैट यूज करता है। एआरआर क्या बताता है कि ऑन एन एवरेज कितना प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट कर रहे हैं प्रोजेक्ट से।
ठीक, एवरेज पैट डिवाइड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट, या फिर एवरेज इन्वेस्टमेंट भी कई बार करते हैं। क्वेश्चन ना बोले दोनों कर सकते हो, कोई एक करना हो तो एवरेज इन्वेस्टमेंट भी निकाल लेना। एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे निकलता है? इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस सेल्वेज वैल्यू डिवाइड बाय 2। इन्वेस्टमेंट की शुरू की वैल्यू ये रहा, अंत का वैल्यू ये रहा, 2 से डिवाइड कर दो तो ऑनलाइन एवरेज इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। ठीक, एक एग्जांपल करवाया था। फिर हमने देखा था कि डिसीजन लेंगे कैसे। अगर एक प्रोजेक्ट है तो भाई ARR कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा होनी चाहिए, जितना मेरा कॉस्ट है उससे ज्यादा रेट से कमाई होनी चाहिए, है कि नहीं। और दूसरा, दो या दो से ज्यादा प्रोजेक्ट है तो एक तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा भी होना चाहिए, और दूसरा उनमें से जो भी हाईएस्ट ARR वाला है उसको सिलेक्ट करेंगे। एक तो दो है, हाईएस्ट ARR को सिलेक्ट किया, प्लस एक और क्राइटेरिया कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल से भी ज्यादा हो। मान लो ये हाईएस्ट तो है पर ये भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कम है, तब दोनों में किसी में भी इन्वेस्ट नहीं करेंगे। कहने का मतलब ये है। इसकी लिमिटेशन क्या थी? कैश फ्लो यूज ना करके पैट यूज करता है। ठीक, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं करता, ये तो सबसे बड़ी लिमिटेशन थी। और इग्नोर प्रोजेक्ट लाइफ प्रोजेक्ट के लाइफ को इग्नोर करता है। एवरेज प्रॉफिटेबिलिटी पे निकलता है, सिर्फ रेट ऑफ रिटर्न है एक तरीके से। ठीक, रेट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी है। दूसरा, पे बैक पीरियड, ये हमें क्या बताता है? कितने साल में हमारी इन्वेस्टमेंट रिकवर हो जाएगा। ठीक निकालने का तरीका था, अगर हर एक साल का कैश फ्लो सेम हो तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। अगर अलग हो, नॉन यूनिफॉर्म हो, तो कैश फ्लो का कुमुलेटिव कैश फ्लो निकालोगे एंड फिर ये फॉर्मूला लगा दोगे। इस फॉर्मूले में लॉजिक क्या थी? मान लो 1 लाख इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, अब दूसरे साल में 65,000, तीसरे साल में 1,05,000 हो गया है, तो यानी कि 2 साल से ज्यादा, 3 साल के आसपास। ठीक इसको बोलते हैं लोअर रेंज, इसको हायर रेंज। फॉर्मूला क्या था? लोअर रेंज, 2 साल तो लगेंगे लगेंगे, प्लस तीसरे साल का कुछ हिस्सा लगेगा ना, कितना? अब देखो 2 साल में 65,000 रिकवर हो गया है, रिकवर कितना करना है? और इन्वेस्टमेंट 1 लाख माइनस 65,000, इसको डिफिशियंसी बोलता था मैं। कितना? 35,000। अगर 35,000 रिकवर करना है, नेक्स्ट ईयर थर्ड ईयर पूरे साल में 40,000 कैश फ्लो जनरेट करते हैं। एक साल का कैश फ्लो 40,000 है, तो 35,000 साल के कौन से हिस्से में रिकवर हो जाएगा? तो आराम से निकाल लोगे 35,000 डिवाइड बाई 40,000 करके। ठीक, इसकी भी एक लिमिटेशन थी, बताओ। एक तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी इग्नोर करता है, हमने कैश फ्लो के बेसिस पे लिया, उसको डिस्काउंट नहीं किया। और दूसरा, पेबैक पीरियड के बाद का कैश फ्लो को इग्नोर करता है। ये सबसे बड़ी समस्या है दोनों। दो प्रोजेक्ट का एग्जांपल दिया था मैंने ये उनके कैश फ्लो। पेबैक पीरियड देखोगे, अब मान लो 1 लाख इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, तो पेबैक पीरियड तो ये रहा, इसका कम है, पेबैक पीरियड के अनुसार ये बढ़िया। ठीक, और इसका 3 ईयर है, ये रिजेक्ट हो जाएगा अगर सिर्फ पेबैक पीरियड को ध्यान दे। पर बताओ, पेबैक पीरियड के बाद के कैश फ्लो इसका बहुत ज्यादा है, इसका बिल्कुल नहीं है, तो लॉजिकली इससे हमको ज्यादा एनपीवी जनरेट होगा। ये प्रोजेक्ट बढ़िया है पर पेबैक पीरियड को ध्यान दिया तो यही रिजेक्ट हो गया। ये एक समस्या है इसमें। सिंगल प्रोजेक्ट है, मैनेजमेंट को जो पेबैक पीरियड एस्टिमेट करता है, मैनेजमेंट का जो एक्सपेक्टेशन है उससे कम है पेबैक पीरियड प्रोजेक्ट का, तो ठीक सिलेक्ट करेंगे। मल्टीपल प्रोजेक्ट है तो जितना लोएस्ट पेबैक है उतना बढ़िया। नेक्स्ट, डिस्काउंटेड पेबैक, इसमें क्या है? टाइम वैल्यू ऑफ मनी को हमने कंसीडर कर लिया है, यानी कि डिस्काउंटेड कैश फ्लो निकालेंगे, उस पे सेम तरीका वही है पेबैक पीरियड निकालने का, पर अब डिस्काउंटेड कैश फ्लो को यूज करेंगे। ठीक है, चलो इसमें वो दिक्कत तो ठीक नहीं होगी, कौन सी? कैश फ्लो आफ्टर डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड इग्नोर हो जाते हैं, पर हाँ टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसीडर्ड हो गया, तो एक प्रॉब्लम तो सोल्व हो गई। एनपीवी, ये मैंने समझाया था कि कंपनी में अगर मान लो किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए कितना एडिशनल वैल्यू क्रिएट हो रहा है कंपनी को, कितना एडिशनल वेल्थ क्रिएट हो रहा है, यही है एनपीवी। ठीक कैसे निकलता है? पीबी ऑफ इनफ्लो डिस्काउंटेड एट केसी कॉस्ट ऑफ कैपिटल माइनस आउटफ्लो। अब ये एडिशनल क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि सर जो इनफ्लो है उसको ऑलरेडी हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल कंसीडर कर लिया है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल उसमें एडजस्ट हो गया है।
तो जो बच गया कॉस्ट ऑफ कैपिटल एडजस्ट होने के बाद एडिशनल आउटफ्लो घटाने के बाद, तो इसलिए मैंने सीधा इसको क्या बोला, यही है वो एडिशनल वेल्थ जो क्रिएट होगा। तो इसलिए बोल दे इस प्रोजेक्ट की वजह से शेयर प्राइस कितना इंक्रीज होगा, एडिशनल वेट डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर। रियल में क्या उतना ही इंक्रीज होता है? नहीं, उससे ज्यादा या कम भी हो सकता है। रियल में शेयर प्राइस चलता है डिमांड एंड सप्लाई पे। डिमांड एंड सप्लाई चीजों को फैक्टर तो करता है, एग्जैक्ट नहीं करता। ठीक, इनफ्लो में दो चीज आएंगी, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स और दूसरा टर्मिनल कैश फ्लो। टर्मिनल कैश फ्लो सिर्फ अंत में आएंगे, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स ओवर द पीरियड आता है, हर एक साल आ सकता है। ठीक, आउटफ्लो में क्या होगा, इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ये हर एक टर्म आप लोग को पढ़ा रखा है। चलिए, और ये शेयर प्राइस वाला कंसेप्ट जो ऊपर बता रहा था, ये अगर एक प्रोजेक्ट है तो एनपीवी पॉजिटिव होनी चाहिए सिलेक्शन के लिए, कुछ तो एडिशनल वैल्यू क्रिएट हो। दो या दो से ज्यादा प्रोजेक्ट है, एक ही सिलेक्ट करना है, तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट एनपीवी जिसमें होगा उसको सिलेक्ट करेंगे। चलो, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स में दो ऐसे टर्म्स यूज करता है जो बच्चों को कंफ्यूजिंग लगता है। एक प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो ये तो कंफ्यूजन ही नहीं है, पीबीटी है, टैक्स घटाओगे वापस से पैट आएगा, डिप्सन जोड़ दोगे, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स आएगा। हम क्या मानते हैं, पीबीटी में डिप्सन ऑलरेडी घट चुका है। कैश इनफ्लो बिफोर टैक्स, बिफोर टैक्स है यानी कि टैक्स तो नहीं घटा है, कैश इनफ्लो का मतलब है डिप्सन भी नहीं घटा है, तो यानी कि पहले डिप्सन घटाओगे, ये पीबीडीटी है, प्रॉफिट बिफोर डिप्सन एंड टैक्स। फिर पीबीटी आएगा, टैक्स घटाओगे, पैट आएगा, डिप्सन जोड़ोगे, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स आएगा। ठीक, वर्ड यूज करें सेविंग फ्रॉम अ प्रोजेक्ट, तो क्या इंटरप्रेट करेंगे, ये पीबीटी है कि पैट है कि क्या है, तो ये यूज करते हैं अर्निंग बिफोर डिप्सन इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी कि कैश फ्लो बिफोर टैक्स, कैश इनफ्लो बिफोर टैक्स, इसी को सेविंग फ्रॉम द प्रोजेक्ट बोल सकते हैं। चलो, पीआई ये कैसे निकालते थे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो डिवाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। ये आया, मैं क्या बोलता था, 1 रुपया अगर आउटफ्लो कर रहे हैं तो उसके बदले 1.82 रुपीज इनफ्लो मिल रहा है प्रेजेंट वैल्यू यानी कि आज के वैल्यू में, तो 1 रुपया तो मेरा आउटफ्लो ही है। ये जो एडिशनल मिल रहा है पर रुपी, यही तो एनपीबी है। अब 1 रुपया पे इतना एनपीबी मिल रहा है एडिशनल, टोटल एनपीबी निकालना हो तो पीआई -1 इंटू इनिशियल इन्वेस्टमेंट इतने रुपए पे कितना मिलेगा, तो ऐसे एनपीबी का भी फॉर्मूला पीआई के थ्रू निकाल सकते हैं। चलो, एनपीबी और पीआई लगभग सेमी डिसीजन देते हैं। दो प्रोजेक्ट सिलेक्ट हुआ तो ज्यादातर केसेस में क्या होता है, एनपीबी और पीआई सेम डिसीजन देते हैं। क्या 100% केस में देंगे? नहीं, कभी ऐसा हो सकता है कि पीआई कुछ और डिसीजन दे दे, एनपीबी कुछ और। ऐसा क्यों? पीआई तो बताता है पर रूपी के टर्म्स में और एनपीवी बताता है टोटल टर्म्स में। कोई ऐसा प्रोजेक्ट बिल्कुल हो सकता है कि टोटल में कोई और प्रोजेक्ट सिलेक्ट हो रहा है, पर रूपी के हिसाब से देखा जाए तो कोई और प्रोजेक्ट सिलेक्ट हो रहा है। हाल ही में ये आरटीपी आया था, उसमें ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन में पूछा भी था। ठीक, पढ़ाते वक्त मैंने एक एग्जाम्पल लेके आप लोग को समझाया भी था आरटीपी वाले क्वेश्चन में। आईआरआर, आईआरआर क्या है, प्रोजेक्ट का एक्चुअल रेट से क्या कमाई कर रहे हैं वो है एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न इन अ प्रोजेक्ट। ठीक, बताओ अगर हम 12% से कमा रहे हैं और 10% केसी है तो एडिशनल एनपीबी आएगा। क्यों सर, इनफ्लो तो 10% से निकाला पर कमा 12% रह रहे थे, तो जो 2% एक्स्ट्रा कमा रहे हैं इसी की वजह से पॉजिटिव एनपीवी आता है। यानी कि जिस रेट से अगर कमा रहे हैं उसी रेट से अगर कर दे तो 12% डिस्काउंट रेट रख दे तो एनपीवी सर 0 आएगा। तो यानी कि आईआरआर ऐसा रेट है जिससे अगर एनपीवी निकाले प्रेजेंट वैल्यू करके तो एनपीवी 0 आएगा। ये सारी चीजें आप लोगों को समझा रखा है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है। निकालने का तरीका, दो रेट पे एनपीवी निकालिए और ये फॉर्मूला लगा दी। कैसे पता करें सर दो रेट? एक तो तरीका है, एग्जाम में आपको दो रेट दिया रहेगा तो उसी को यूज करो, दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। दूसरा तरीका है, एग्जाम में ना दिया हो तो हमें हमेशा वो दो रेट यूज करनी चाहिए। बताओ, आईआरआर वही रेट है ना जहां एनपीवी 0 आ रहा है। एक रेट आईआरआर से ज्यादा हो,
यानी कि एनपीवी निगेटिव आए और एक रेट आईआरआर से कम हो, एक रेट आईआरआर से कम हो, यानी कि वहां पे एनपीवी पॉजिटिव आए। तो ऐसा दो रेट यूज करेंगे, एक रेट पे एनपीवी निगेटिव आए, एक रेट पे एनपीवी पॉजिटिव आए, यानी कि जिसके बीच में आईआरआर कहीं फॉल करेगा। जितना ये डिस्टेंस कम हो, यानी कि बहुत दूर एज्यूम नहीं करना है। मान लीजिए 13% आईआरआर आने वाला है, तो 14% एंड 12% इसके आसपास के रेट हो गए। इससे एनपीवी जीरो आएगा, इससे निगेटिव, इससे पॉजिटिव, ये दो रेट लेना है आपको। ठीक, हमें कैसे पता चलेगा सर कि ये कौन से दो रेट है? तो हम एस्टिमेट कर सकते हैं। अप्रोक्स पे बैक पीरियड निकालेंगे, इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय एवरेज कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। अप्रोक्स का मतलब इसीलिए हम एवरेज यूज करें, लगभग। ठीक, और ये अप्रोक्स पे बैक पीरियड को प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी टेबल में देखेंगे। प्रोजेक्ट का जितना लाइफ है उसी लाइफ को ध्यान में रखते हुए वो जिस दो रेट के रेंज में पड़ेगा ना, वो ही दो रेट क्या आएगा, एनपी आईआरआर के लिए दो रेट है। ठीक चलो, आईआरआर जितना ज्यादा उतना बढ़िया। तो अगर सिंगल प्रोजेक्ट है तब तो केसी से ज्यादा होनी चाहिए आईआरआर, तो प्रोजेक्ट सिलेक्ट होगा। केसी से ज्यादा है तभी एनपीवी उस प्रोजेक्ट का निकालोगे तो पॉजिटिव आएगा। अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव दो या दो से ज्यादा प्रोजेक्ट है तो एक तो केसी से ज्यादा भी होनी चाहिए और दूसरा उनमें से जो भी हाईएस्ट आईआरआर हो उसी को सिलेक्ट करेंगे। आईआरआर में एक प्रॉब्लम क्या है? तो आईआरआर की लिमिटेशन है कि ये एज्यूम करता है कि प्रोजेक्ट में जो ये कैश फ्लो है ना, ये री इन्वेस्ट हो रहा है आईआरआर के रेट पे। तो ये थोड़ी गड़बड़ी है। हम प्रोजेक्ट में जो आईआरआर कमा रहे हैं उसके कैश फ्लो भी री इन्वेस्ट हो आईआरआर के रेट से, ये जरूरी नहीं है। तो एटलीस्ट मिनिमम रेट जो केसी है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, उस रेट से तो री इन्वेस्ट हो ही सकते हैं। तो हमें अप्रोप्रिएट क्या है कि केसी के रेट से री इन्वेस्ट करें तो क्या रिटर्न आएगा, उसको हमने बोला था MIRR। याद आ रहा है कुछ? इसमें जो दिक्कत थी उसको हमने ठीक किया था MIRR में। MIRR क्या बोलता है? मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। उसमें हम ये जूम करते हैं कि जो कैश फ्लो है वो अगर री इन्वेस्ट हो रहा है केसी के रेट से, तब क्या प्रोजेक्ट का रिटर्न है। ठीक, मैंने बोला था आपको आईआरआर और एनपीवी से आ जाए तो कौन सा सुपेरियर टूल है? एनपीवी। क्यों? आईआरआर में एक प्रॉब्लम क्या है, मैंने आपको समझा दी इसी वजह से। एनपीवी में हम देखो डिस्काउंट कैसे करते हैं केसी के रेट से और एडिशनल कितना वेल्थ जनरेट होगा ये निकालते हैं, वो ज्यादा सुपेरियर टूल है। चलो, ये समझाया MIRR को करके कैसे। आउटफ्लो तो है, जो भी है इनका सारा फ्यूचर वैल्यू निकाल लेंगे। ये फ्यूचर में ही खड़ा है, इसको 1 साल कंपाउंड करना है, इसको 2 साल कंपाउंड करना है। जब फ्यूचर वैल्यू आ जाएगा तो हमें पता है ये प्रेजेंट वैल्यू इज फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू, जो कि ये रहा 1 लाख, 1 + G⁴ प्रोजेक्ट का लाइफ। अब बताओ कौन से रेट से ये कंपाउंड हो रहा है कि ये प्रेजेंट वैल्यू इतना फ्यूचर वैल्यू बन जाएगा? यही कंपाउंड रेट MIRR है। इसको निकालने के दो तरीके, कैलकुलेटर से भी करवाया था एंड इंटरपोलेशन तरीका भी करवाया था, जैसे हमने उसमें देखा, किसमें? IRR निकालते टाइम। ऐसे कैसे करेंगे सर? ग्रोथ रेट क्या है? जो जी है यहाँ पे, ये फ्यूचर वैल्यू फैक्टर रिप्रेजेंट करता है। दो फैक्टर लेंगे फ्यूचर वैल्यू। कौन से दो फैक्टर? एक फैक्टर इस जी से ज्यादा आए, अब यहाँ पे देखो एक फैक्टर लेंगे जो जी की वैल्यू थोड़ी ज्यादा है, दूसरा कम है। ठीक, और डिफरेंस निकाल लेंगे। जैसे कि अगर मान लो 1 + G⁵ इज इक्वल टू 1.06051 आया, तो एक बार 9 रख के देखेंगे क्या आ रहा है, इससे ज्यादा आ रहा है कि कम। अगर कम आ रहा है तो एक और डिस्काउंट रेट चेंज करेंगे, तो एक ज्यादा है एक कम है तो ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर आएगा। ठीक, और ये फॉर्मूला लगा दोगे। लिखने को यहाँ लिखा है एनपीवी, पर ये क्या है? ये है डिफरेंस। करवाते टाइम आप लोगों को सब चीज करा रखा है। ठीक, स्पेशल पॉइंट में सबसे पहला पॉइंट है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या अपॉर्चुनिटी गेन। अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है तो हमारे लिए डिसीजन मेकिंग में लेना है एज आउटफ्लो, अपॉर्चुनिटी गेन है तो हमारे लिए गेन है, कमाई है, डिसीजन मेकिंग में एज इनफ्लो लेना है। देखो होता क्या है कि अगर एक एग्जांपल ले लेता हूं, दूसरा आपको खुद ही समझ में आ जाए। मान लेते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, तो दो ही चीज दे सकता है, बिफोर टैक्स दे सकता है या आफ्टर टैक्स दे सकता है।
मान लो कि जैसे कि वो कमीशन का एग्जांपल दिया था हॉस्पिटल में कि कमीशन कमाते थे अब नहीं कमाएंगे। अगर वो बिफोर टैक्स कमीशन का अमाउंट दिया है तो आपको कहाँ पे लेना है, पीबीटी निकालने से पहले ऊपर कॉस्ट घटाते टाइम मतलब टैक्सेशन से पहले। आफ्टर टैक्स दिया हो तो पैट निकाल के तब घटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने एक और चीज समझाई थी, मान लो बिफोर टैक्स दिया है या आफ्टर टैक्स दिया है, कुछ भी एग्जांपल ले लेते हैं, आफ्टर टैक्स दिया है, आपको बिफोर टैक्स की आदत पड़ चुकी है तो आप बिफोर टैक्स कर सकते हो। किसी भी चीज को आफ्टर टैक्स करना हो, मान लो ये ए है, आफ्टर टैक्स करना है 1 - t, और अगर बिफोर टैक्स देर अगर ये आफ्टर टैक्स करा आपने तो ऐसे आया, अगर बिफोर टैक्स करना है ये आफ्टर टैक्स ऑलरेडी है तो डिवाइड में कर दो। ये चीजें तो बड़ी बेसिक है, आपने जहां से भी क्लास दिया होगा सीखा होगा। सिमिलरली ये अपॉर्चुनिटी गेन कैश फ्लो में ऐड होता है, ऐड कहाँ पे करेंगे, नीचे के ऊपर, ये डिपेंड करता है बिफोर टैक्स दिया है कि आफ्टर टैक्स। ठीक, बिफोर टैक्स दिया है तो टैक्सेशन से पहले, आफ्टर टैक्स दिया है तो पैट के बाद। चलो, बताया नहीं कि बिफोर टैक्स है कि आफ्टर टैक्स, तो आपको अप्रोप्रिएट एजम्पशन लेना पड़ेगा। ठीक है आपको याद हो आईसीआई की बुक में एक क्वेश्चन है, वो वेस्ट प्रोसेसिंग वाला, उसमें भी 30 लाख एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, पर प्रॉब्लम ये है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दिया, बोला ही नहीं बिफोर या आफ्टर टैक्स। तो पहले इसको इंस्टीट्यूट मानता था बिफोर टैक्स और टैक्सेशन से पहले कंसीडर करता था, यानी कि टैक्स का इम्प्लीकेशन इस पे देता था। अब उसको मान लिया आफ्टर टैक्स, इस वजह से आंसर पुराने मॉड्यूल से चेंज हो गया है। आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं एजम्पशन देके। ठीक, तो पुराने वाले सिलेबस में जो करा रखा है, बच्चे बोलते सर आंसर मैच नहीं कर रहा है। प्रॉब्लम ये इंस्टीट्यूट ने अपना एजम्पशन बदल दिया है, आपको अप्रोप्रिएट एजम्पशन लिखना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। कोई बच्चा टेस्ट करना चाहे कि सर मैं नहीं मानता, अब बताओ कैसे हो रहा है, मैं पूरा कैसे करूंगा। आप पुराना आंसर ले लो ठीक, नया आंसर ले लो, इनका डिफरेंस क्या है, सिर्फ वो टैक्सेशन ना जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे लग रही है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे जो भी टैक्स लग रहा है उसका प्रेजेंट वैल्यू करो और जोड़ो, टोटल जो प्रेजेंट वैल्यू आएगा देखना ये डिफरेंस उतने का ही है। ठीक, तो आपको समझ में आ जाएगा कि सिर्फ टैक्सेशन की वजह से आंसर में फर्क आया है। फिर हमने दूसरा कंसेप्ट देखा लॉस का। लॉस अगर होता है कैश फ्लो में तो तीन ही केस हो सकते हैं, करंट ईयर में सेटअप हो जाए दूसरे प्रोजेक्ट के इनकम से, दूसरा अभी ना सेटअप हो, कैरी फॉरवर्ड होके फ्यूचर पीरियड में सेटअप हो, थर्ड ना ही कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं ना ही सेटअप कर सकते हैं। करेंट पीरियड में अगर वो लॉस सेटअप हो रहा है तो बड़ी सिंपल है, वो लॉस की वजह से टैक्स सेविंग हो रही है, टैक्स सेविंग कंसीडर करेंगे, टैक्स सेविंग इनफ्लो है तो ध्यान देना है आपको। कैरी फॉरवर्ड होकर सेटअप हो रहा है तो इस बार तो टैक्स में कुछ नहीं आएगा, ना टैक्स सेविंग ना टैक्स पेबल, टैक्स तो पे करोगे ही नहीं, लॉस है तो टैक्स सेविंग भी कंसीडर नहीं करना है। लेकिन अगले साल का जब टैक्स पेबल निकालेंगे तो लॉस सेटअप करके निकालेंगे। 2 लाख है उसमें से 1,20,000 लॉस सेटअप हो गया, 80,000 ही टैक्सेबल इनकम आई, उस पर 40% लगाओगे 32,000 आया। थर्ड केस है अगर ना ही सेटअप हो रहा है ना ही कैरी फॉरवर्ड, तो सेटअप नहीं हो रहा है इस साल तो टैक्स में कुछ भी कंसीडर नहीं करना, अगले साल कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रहा तो कैरी फॉरवर्ड करके सेटअप भी नहीं कर सकते, पूरा 2 लाख पे आपको टैक्स देना पड़ेगा, सिंपल। कोई इनकम या एक्सपेंस अगर एडवांस में दिया हो तो मैंने एक्सपेंस का एग्जांपल लेके बताया, इनकम जस्ट उसका उल्टा ही होता है। मान लो पहले साल में कोई खर्चा है 10,000, पर प्रॉब्लम ये है ये आउटफ्लो तो है पर एडवांस में है, मैं ये 0 ईयर पे खड़ा हूं, ये पहले साल का अंत है, तो क्या साल के अंत में वैसे हम क्या एज्यूम करते हैं, ऑल द कैश फ्लो आर जनरेटेड एट द एंड ऑफ ईयर, जो भी इनकम एक्सपेंस हो रहा है साल के अंत में हो रहा है, लेकिन ये तो बोल दिया कि शुरू में ही हो रहा है, तो आउटफ्लो तो यहाँ पे है। अब प्रॉब्लम ये है पीएल में खर्चे को डालूंगा तो पीएल तो बनता है साल के अंत में, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स निकलता है साल का अंत का, ये आउटफ्लो यहाँ पे है तो मैंने बोला यही प्रॉब्लम आ रही है ना, आउटफ्लो यहाँ पे है पर इसकी टैक्स सेविंग यहाँ पे होगी, क्यों सर, बड़ी सिंपल लॉजिक है, टैक्स तो अंत में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है तभी देते हैं ना, तो टैक्स सेविंग साल के अंत में होगा, पर खर्चा अभी पे हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, इसको करने के दो तरीके बताए थे, नॉर्मल खर्चा घटाओ और नीचे पैट के बाद वापस से जोड़ देना, तो इससे क्या हो गया, टैक्स सेविंग कंसीडर हो गया उस पे, जैसे हम डिप्शन में करते थे, डिप्शन घटाते थे नीचे वापस से जोड़ देते थे। अब टैक्स सेविंग तो कंसीडर हो गया पहले पहले साल के कैश फ्लो में,
हमें आउटफ्लो भी तो दिखाना है, तो आउटफ्लो पहले साल में नहीं दिखाएंगे, 0 ईयर पे दिखाएंगे। सिमिलरली दूसरे साल में कोई हो रखा है तो नॉर्मल दूसरे साल के खर्चे में घटाइए, वापस से जोड़ दीजिए, टैक्स सेविंग कंसीडर हो गया दूसरे साल में, करेक्ट। अब ये आउटफ्लो भी तो दिखाना है, आउटफ्लो तो हुआ है एडवांस में, तो पहले साल वाले कैश फ्लो में ये आउटफ्लो दिखेगा, ऐसे बोला था। इनकम में जस्ट उसका उल्टा, इनकम ऊपर जोड़ो नीचे घटा दो, टैक्स पेबल कंसीडर हो गया। अब उतना कर लिया, तब आप क्या कर दो, इनफ्लो दिखा दो एक साल पीछे कंसीडर करके, क्योंकि एडवांस में आ रहा है। सिंपल, दोनों में से जो तरीका आपको पसंद है वो करिए, आंसर सेम आएगा। ट्रीटमेंट ऑफ सब्सिडी एंड ग्रांट्स, ये इसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। देखो, सब्सिडी हो या ग्रांट हो, इनकम नेचर का भी हो सकता है, ठीक। इनकम नेचर का है तो उस पे हमें नॉर्मली कैश फ्लो में लेना है, ठीक। इनकम नेचर का है तो हमें कैश फ्लो में लेना है, क्योंकि इनकम नेचर का जो सब्सिडी है वो हम पीएल में एज ए इनकम रिकॉग्नाइज करते हैं। वो अगर टैक्सेबल है तो कैश फ्लो में लोगे, ऑटोमेटिकली टैक्स हो जाएगा, ऊपर लेना है टैक्सेशन से पहले। अगर टैक्स फ्री है तो इनकम नेचर का तो है, आप पीएल में एज ए इनकम दिखाओगे पर उस पर टैक्स नहीं लग रहा, तो उसको पैट के बाद जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, तो टैक्स नहीं लगेगा उस पर। चलो नेक्स्ट है रिलेटेड टू एसेट। एसेट से अगर कोई सब्सिडी मिलती है एसेट के रिलेटेड, तो एसेट के कॉस्ट से रिड्यूस होता है, चाहे वो टैक्सेबल हो या टैक्स फ्री हो, एसेट के कॉस्ट से रिड्यूस करेंगे। पर मजे की बात पता है क्या है, ये एग्जांपल आपको दिया था, हमेशा लॉ कैसे बनता है कि लॉ में एसेट के कॉस्ट से आपको रिड्यूस करा दिया, बट डिप्रिसिएशन रिड्यूस कॉस्ट पे देगा। रिड्यूस कॉस्ट पे क्यों देता है, इसलिए देता है क्योंकि मान लो आपने इन्वेस्टमेंट करी 50 लाख का, सब्सिडी मिल गया 10 लाख का, 40 लाख पे डिप्शन दिया, ऐसे 50 लाख पे डिप्शन क्लेम करते आप, 10 लाख पे डिप्शन नहीं दिया, तो 10 लाख पे तो टैक्स पे करना पड़ा, डिप्शन नहीं दिया तो ओवर द पीरियड, हाँ जी वो वही सब्सिडी है जिसपे सरकार ने टैक्स पे करवा दिया। कैसे, डिप्शन उतना खर्चा ही क्लेम नहीं करने दिया। इसका मतलब अगर वो सब्सिडी टैक्सेबल है तो गवर्नमेंट कैसे करती है, डिप्शन उस पर क्लेम नहीं करने देती, यानी कि डिप्रिसिएशन निकालते टाइम सब्सिडी घटाएंगे। अगर वही टैक्स फ्री होता तो डिप्शन निकालते टाइम सब्सिडी नहीं घटाते, आउटफ्लो से हमेशा घटाएंगे इनिशियल इन्वेस्टमेंट से, डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करते टाइम घटाएंगे कि नहीं, अगर वो टैक्सेबल है तो घटाएंगे, कुछ भी ना बोला तो घटाते ही हैं, टैक्स फ्री बोला तो डिप्शन निकालते टाइम नहीं घटाएंगे। कुछ बच्चों का ये सवाल आता है कि क्या सर सब्सिडी टैक्सेबल है, तो जो भी सब्सिडी का अमाउंट है 1 माइनस टी नहीं करेंगे अभी, और जो आएगा इसे नेट में आउटफ्लो से घटाएंगे इनिशियल इन्वेस्टमेंट से। अब आपने दोनों कंसेप्ट को मर्ज कर दिया, अगर 1 माइनस टी कर रहे हैं यानी कि सब्सिडी टैक्सेबल हो रही है, करंट ईयर में ही सब्सिडी पे पूरा टैक्स ले रहे हैं, तो इनकम सब्सिडी हो गई, तो इनकम सब्सिडी है तो कैश फ्लो में दिखा दो ना, इनकम सब्सिडी मान के आप इन पूरे पर टैक्स भी भर रहे हो और इनिशियल इन्वेस्टमेंट से घटा भी रहे हो, तो ये बिल्कुल गड़बड़ कंसेप्ट है, लॉजिकली लॉ के अनुसार ये मैच नहीं करता जैसे हमारे कंट्री में लॉ है, तो मैं लॉजिकली जैसे आपको पढ़ा रहा हूं उस अनुसार आपको करना है। चलो नेक्स्ट है स्पेशल केस इन कैपिटल बजटिंग। इसमें सबसे पहला केस क्या है, कैपिटल रैशनिंग। कैपिटल रैशनिंग ऐसी सिचुएशन है जहां पे हमारे पास फंड है, प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बहुत सारे, यानी कि बहुत सारे पॉजिटिव एनपी प्रोजेक्ट है, लेकिन लिमिटेड फंड है, सब में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। उस केस में हम कैसे करते हैं, तो अगर प्रोजेक्ट डिविजिबल है यानी कि पार्ट में प्रोजेक्ट कर सकते हैं, इसका एग्जांपल आपको रेगुलर बैच में डिटेल में दिया था, तो पीआई के बेसिस पे डिसीजन लेंगे, पीआई निकालेंगे, रैंकिंग देंगे, सबसे पहले इन्वेस्ट करेंगे जिसका हाईएस्ट पीआई हो, उसी ऑर्डर में करते जाएंगे, अंत वाले में पूरा इन्वेस्ट नहीं होगा, जितना पार्ट होगा उतना ही हम इन्वेस्ट करेंगे। अगर डिविजिबल नहीं है, पार्ट प्रोजेक्ट करना अलाउड नहीं है, तो एनपीबी के बेसिस पे डिसीजन लेंगे, ठीक। अनइक्वल लाइफ है, अनइक्वल लाइफ है, मान लो ए है, ये बी है, एनपीबी दोनों का है, लेकिन लाइफ इक्वल नहीं है। अगर लाइफ इक्वल नहीं है तब तो कंपेयर ही नहीं कर सकते, ऑब्वियसली इसका लाइफ ज्यादा है तो एनपीबी ज्यादा होगा, तो उस केस में हमें इक्विवेलेंट एनुअलाइज एनपीबी निकालनी चाहिए। कैसे निकलेगा, ये निकलेगा एनपीबी डिवाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। एक बच्चे ने पूछा था पढ़ाते वक्त, क्या सर एनपीबी डिवाइड बाय लाइफ नहीं कर सकते, लाइफ करोगे तो ये नॉर्मल
ओवर द पीरियड आपने बांट के कंपेयर किया, पर प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर से कर रहे हो तो आपने उसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी कंसीडर किया। ठीक, तो हमें हमेशा टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करके यानी कि एनुअलाइज इक्विवेलेंट एनपीवी निकालना है। नेक्स्ट, अगर सिर्फ कॉस्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन है तो ऑब्वियसली बात है, दो प्रोजेक्ट है, दोनों का सिर्फ कॉस्ट दिया है, हम मानते हैं रेवेन्यू दोनों का सेम है, फिर खर्चे पे आ जाओ। कॉस्ट में क्या देखेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो जिसका कम है उसको सेलेक्ट करेंगे। कैसे निकलेगा? एक तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट आउटफ्लो है, दूसरा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ पोस्ट टैक्स ऑपरेटिंग एक्सपेंस, उसको जो ऑपरेट करने का खर्चा है हर एक साल का, लेकिन पोस्ट टैक्स खर्चे पे तो टैक्स सेविंग होती है, पोस्ट टैक्स करके उसका प्रेजेंट वैल्यू ये भी आउटफ्लो है। लेस दो इनफ्लो भी है, एक तो डेप्सन टैक्स शील्ड, उस प्रोजेक्ट पे हर एक साल पे जो डेप्सन सेविंग होगी, डेप्सन पे टैक्स सेविंग, उसका प्रेजेंट वैल्यू। दूसरा अंत में जो सेल्वेज वैल्यू आएगा तो पोस्ट टैक्स सेल्वेज वैल्यू का प्रेजेंट वैल्यू ये आ गया। करेक्ट। मैंने क्या बोला था कि कई बार मैं क्या करता हूं, ऑपरेटिंग एक्सपेंस और डेप्सन टैक्स शील्ड को एक साथ ही एक टेबल में कर देता हूं। ऑपरेटिंग एक्सपेंस निकाला, ये है आउटफ्लो, डेप्सन टैक्स शील्ड इनफ्लो, नेट आउटफ्लो निकाला जिसको नेट ऑपरेटिंग एक्सपेंस बोलता हूँ, फिर प्रेजेंट वैल्यू कर देता हूँ, तो दोनों इसी में कंसीडर हो गए। इससे टाइम सेविंग हो जाती है और कुछ नहीं। आप अलग अलग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, आउटफ्लो भी दिया है और अनइक्वल लाइफ है तो वैसे ही करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो डिवाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर यानी कि इक्विवेलेंट एनुअलाइज आउटफ्लो निकालेंगे और उसके बेसिस पर डिसीजन लेंगे, जिसका कम होगा उसको सिलेक्ट करेंगे। इसी को बच्चे बोलते हैं एनुअल कैपिटल चार्ज, एनुअल कैपिटल चार्ज। चलो नेक्स्ट ये सारे जो इलस्ट्रेशन करवाया था ये अभी डिस्कस करने की जरूरत नहीं, मैंने क्वेश्चन करा रखा है, ये सारे उसी के एग्जाम्पल है। देखो, ऑपरेटिंग एक्सपेंस आफ्टर टैक्स डेप्सन टैक्स नेट निकाला, फिर उसका प्रेजेंट वैल्यू करके निकाला, यहाँ पे जोड़ा। फिर आता है नेक्स्ट केस, एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू। ये क्या है? ये हमें बताता है कि डेट यूज करने की वजह से प्रोजेक्ट में कितना एडिशनल एनपीवी जनरेट हो रहा है। तो बड़ी सिंपल है, पहले ये देख लो, इक्विटी का फाइनेंसिंग होता तो कितना एनपीवी होता है, और उसमें डेट की वजह से कितना एडिशनल आएगा वो ऐड कर दो देखना जरा। हाँ जी, बेस केस एनपीवी। बेस केस एनपीवी का मतलब क्या है? पहले ऐसे एनपीवी निकालो कि प्रोजेक्ट इक्विटी से फाइनेंस है, तो बड़ी सिंपल है, तब इनफ्लो जो निकालते हैं एनपीवी के लिए वो केई से निकालेंगे। अगर इक्विटी से फाइनेंस है तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी तो क्या है, केई माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट, तो ये आ गया बेस केस एनपीवी। दूसरा, अगर हम डेट फाइनेंसिंग यूज करते हैं तो बड़ी सिंपल है, डेट की वजह से इंटरेस्ट पे टैक्स सेविंग होगी, तो इंटरेस्ट इंटू डेट इंटू इंटरेस्ट, ये तो इंटरेस्ट रेट, ये इंटरेस्ट आ गया। ठीक, उस पर टैक्स रेट लगाएंगे तो टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट आएगा और उसका प्रेजेंट वैल्यू। ठीक तो ये आ गया इसका प्रेजेंट वैल्यू। बेस केस एनपीबी यानी कि इक्विटी से फाइनेंस होता तो कितना एनपीबी होता, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट टैक्स शील्ड, डेट की वजह से कितना एडिशनल वैल्यू जनरेट हो रहा है, ठीक, माइनस अगर कोई इश्यूइंग कॉस्ट है तो वो भी घटाएंगे। ठीक, कोई इश्यूइंग कॉस्ट है तो वो घटाएंगे। डिस्काउंटेड एडजस्टेड रेट, ये हमने कैसे सीखा था? मैंने बोला था एनुअल कैश फ्लो ऐसा होना चाहिए कि एपीबी 0 आए, और इस इक्वेशन से हमने एनुअल कैश फ्लो निकाला था, और उस एनुअल कैश फ्लो से जो डिस्काउंट रेट यूज हमने निकाला था उसको क्या बोलते हैं? एडजस्टेड डिस्काउंट रेट। एनुअल कैश फ्लो डिवाइड बाय टोटल फंड इनटू 100। एडजस्टेड डिस्काउंट रेट क्यों बोलते हैं? डिस्काउंट रेट ना बोल के, ये ऐसा डिस्काउंट रेट है जो किन चीजों को कंसीडर करता है, इनकॉर्पोरेट करता है, एक तो इश्यूइंग कॉस्ट और साथ ही में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट सेविंग, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट सेविंग ऑन डेट, इंटरेस्ट टैक्स सेविंग होना चाहिए था, ठीक है, ठीक कर लेना, ऑन डेट।
फिर आता है रिप्लेसमेंट डिसीजन। रिप्लेसमेंट डिसीजन में पहला केस था वेदर टू रिप्लेस और नहीं, रिप्लेस करे कि ना करे। मान लीजिए ये पुराना एसेट है, आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ अगले 5 साल और चल सकता है, इसके बदले में नया एसेट ला सकता हूँ इस 5 साल के लिए। ठीक, तो हमारे को करने का 2 तरीका है। एक तो पुराने एसेट से क्या अगले 5 साल में एनपीवी जनरेट होगा, नए एसेट से क्या होगा, और ये एडिशनल एनपीवी कितना आएगा, मतलब टोटल में किसका एनपीवी ज्यादा है। या दूसरा तरीका है सीधा इंक्रीमेंटल ले लो कि पुराने की तुलना में नया एडिशनल कितना एनपीवी जनरेट करेगा, तो ये अगर पॉजिटिव आया तो रिप्लेस करेंगे। मैंने क्या बोला, ये थोड़ा आसान है, तो इस अप्रोच को फॉलो करना है। इसमें आपको नहीं बोलेगा कि टोटल अप्रोच से ही निकालिए, इसमें आपको सिर्फ रिप्लेसमेंट डिसीजन पूछेगा, तो एक अप्रोच पे प्रैक्टिस करके बात बन जाएगी। ठीक, इनिशियल इन्वेस्टमेंट इसमें हमने कैसे देखा था, अभी नया एसेट खरीदोगे तो ये जाएगा, पर पुराना एसेट बेच के कुछ पैसे भी तो आएंगे, जब भी बेचेंगे टैक्स को कंसीडर करेंगे, कैपिटल गेन को। ठीक नए एसेट को ऑपरेट करने के लिए वर्किंग कैपिटल कुछ इन्वेस्ट हो सकता है एडिशनल, वो ये रहा। तो ये तो हो गया इनिशियल इन्वेस्टमेंट, अभी कितना एडिशनल लगेगा इन्वेस्टमेंट अगर नए में पैसा लगाया तो। इंक्रीमेंटल कैश फ्लो यानी कि नया जो है पुराने की तुलना में कितना एडिशनल कैश फ्लो जनरेट करेगा। ओल्ड का कैश फ्लो में से न्यू का घटाते हैं तो इंक्रीमेंटल आता है। अगर हर एक साल का सेम है तो एक ही बार निकाल के कर देंगे, हर एक साल का अलग है तो हर एक साल का ओल्ड का निकालना पड़ेगा, हर एक साल का न्यू का, फिर इंक्रीमेंटल आएगा, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। पोस्ट टैक्स सेल्वेज वैल्यू अंत में, नए मशीन को अगर रखते हैं तो इतना सेल्वेज वैल्यू आएगा 5 साल बाद, इसको ना रख के अगर पुराने को रखते तो ये आता, तो ये आ गया एडिशनल पोस्ट टैक्स सेल्वेज वैल्यू। ठीक, और एडिशनल एनपीवी आप निकालोगे, अगर पॉजिटिव आया तो रिप्लेस करेंगे, नहीं आया नहीं करेंगे। ठीक, ये सारी चीजें यहाँ पे समझा रखिए। ब्लॉक ऑफ एसेट का कंसेप्ट ये इंपॉर्टेंट था। इनकम टैक्स में ब्लॉक ऑफ एसेट का कंसेप्ट है। ब्लॉक ऑफ एसेट कुछ नहीं होता, सिमिलर ग्रुप ऑफ एसेट दैट हैव सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। इनकम टैक्स क्या करता है, अगर सिमिलर ग्रुप के एसेट है और उन पर डेप्शन सेम है तो उनका एक ब्लॉक बना देता है। डेप्शन चार्ज करने के 2 ही क्राइटेरिया, ये दोनों मीट होने चाहिए, बोथ सेटिस्फाइड होनी चाहिए बोथ, तब डेप्शन चार्ज होगा, नहीं तो कैपिटल गेन निकालते हैं। क्या, एक तो ब्लॉक का वैल्यू भी होनी चाहिए पॉजिटिव, और दूसरा उसमें एटलीस्ट एक एसेट होनी चाहिए। डब्ल्यूडीबी कैसे निकाले डेप्शन के लिए देखो, ओपनिंग डब्ल्यूडीबी ले लेंगे, जो भी एसेट का ब्लॉक है, मान लो प्लांट एंड मशीनरी, प्लस इस साल जो खरीदा जोड़ोगे, लेस सेल प्रोसीड ऑफ ओल्ड एसेट, ये आया, इसी पर डेप्शन चार्ज होता है। मैंने क्या बोला, ये पॉजिटिव आनी चाहिए तभी डेप्शन चार्ज होगा। अगर मान लो कोई चीज बहुत महंगे में बिक गया, सेल प्रोसीड ज्यादा है, नेगेटिव आ गया, तो डेप्शन चार्ज नहीं करेंगे, कैपिटल गेन निकलेगा। मान लो ये पॉजिटिव आया, क्या पॉजिटिव आते ही डेप्शन चार्ज होता है, नहीं, 2 कंडीशन था ना, पॉजिटिव भी आनी चाहिए और एटलीस्ट एक एसेट इस ब्लॉक में होनी चाहिए। ये इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन देगा किस ब्लॉक में एसेट है कि नहीं। मान लो कोई इन्वेस्टमेंट, कोई एसेट को इवेल्युएट कर रहे हैं, एक लौता था ब्लॉक में, तो इसका मतलब क्या है, अब कोई भी ब्लॉक में एसेट नहीं है, अंत में ये बिकेगा तो कैपिटल गेन आएगा। मान लो ऑलरेडी इस ब्लॉक में एसेट थे तो अंत में भले ही ये बिक रहा है, हम कैपिटल गेन नहीं निकालेंगे। क्यों, क्योंकि अगर पॉजिटिव वैल्यू है ब्लॉक का और तो एसेट अवेलेबल है ही ना, ब्लॉक में और सारे एसेट है ही, तो ये बिकेगा भी, तो हम कैपिटल गेन नहीं कंसीडर करेंगे। यही बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कैपिटल गेन तभी निकलेगा जब ये दोनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा, दोनों सेटिस्फाई हो रहा है तब तो डेप्शन निकालेंगे। और ये आप लोगों को एग्जाम्पल के रूप में करवाया था मैंने क्लास में। ठीक है, फिर आते हैं रिप्लेसमेंट डिसीजन। मैंने आपको बोला रिप्लेसमेंट डिसीजन के वेदर टू रिप्लेस और नॉट, ये तो हम करते हैं, सारे ही टीचर कराते होंगे। ऑप्टिमम रिप्लेसमेंट साइकिल ये भी पूछ चुका है। ठीक, लेकिन व्हेन टू रिप्लेस एंड व्हेन टू रिप्लेस प्लस ऑप्टिमम रिप्लेसमेंट साइकिल, ये 2 केस बच्चे बोलते हैं सर बुक में नहीं है। बुक में नहीं है क्या हुआ, कभी पूछ दे, इस वजह से आपको फास्ट ट्रैक में भी पढ़ा रखा है एंड रेगुलर बैच में भी पढ़ा रखा है। ठीक, रिवीजन लेक्चर में इसको कंसीडर नहीं कर रहा हूं। अगर आपको देखना ही है ये 2 केस, रिप्लेसमेंट डिसीजन पे फास्ट ट्रैक पे अलग से एक लेक्चर लिया था, उसमें कवर्ड है। रेगुलर बैच वाले बच्चे उन्होंने तो पढ़ ही रखा है, तो उनके लिए कौन सी नई बात है। ठीक, आगे बढ़ते हैं।
फिर हमने रिप्लेसमेंट डिसीजन के चारों केस करने के बाद देखा था लोन वर्सेज लीज। मैंने बोला था आने के चांस कम है। लोन पे लिया तो इंस्टॉलमेंट जाएगा, इंटरेस्ट जो उसमें होता है उस पर टैक्स सेविंग होती है, एसेट हमारे नाम पे होगा, ठीक। डेप्सन क्लेम कर सकते हैं, डेप्सन पे टैक्स सेविंग होगी। ये दो इनफ्लो है, ये आउटफ्लो है। नेट आउटफ्लो निकालेंगे प्रेजेंट वैल्यू, तो लोन पे लेने पे ये आउटफ्लो आएगा। लीज पे लेते हैं तो लीज रेंटल देना पड़ेगा, लीज रेंटल एक्सपेंस है तो उस पर टैक्स सेविंग होगी। मैंने ये क्यों लिखवाया था ऐसे 0 ईयर पे, क्योंकि मैंने जो एग्जांपल लिया था उसमें एडवांस में पे कर रहे थे, तो पेमेंट तो 0 ईयर पे जाएगी पर टैक्स सेविंग 1 साल बाद आएगा उसका, तो इस वजह से ऐसा एग्जांपल लिखा रखा है, ठीक है। और इसका आउटफ्लो देखते हैं, जो भी आउटफ्लो कम होता है वही ऑप्शन हम सिलेक्ट करते हैं। ये क्वेश्चन कराया था इस पे। फिर आया इन्फ्लेशन इन कैपिटल बजटिंग। इसमें हमने क्या पढ़ा था, तो इसमें मैंने पढ़ाया था आप लोगों को कि अगर कैश फ्लो नॉमिनल हो तो डिस्काउंट रेट भी नॉमिनल लेते हैं। नॉमिनल मतलब इन्फ्लेशन एडजस्ट है। कैश फ्लो रियल है यानी कि इन्फ्लेशन एडजस्ट नहीं किया है उसमें, तो डिस्काउंट रेट भी हम रियल लेते हैं। फिर मैंने समझाया आपको नॉमिनल कैश फ्लो कैसे निकालते हैं। रियल कैश फ्लो में इन्फ्लेशन जोड़ दीजिए। रियल कैश फ्लो आपको पता है, महंगाई जोड़ दोगे, महंगाई का इम्पैक्ट तो दोगे तो आ जाएगा नॉमिनल कैश फ्लो। एंड नॉमिनल रेट कैसे निकालते हैं, ठीक, तो 1 प्लस रियल रेट इंटू 1 प्लस इन्फ्लेशन, ठीक। ये एक इक्वेशन लिखवाया था, 1 प्लस नॉमिनल रेट इज इक्वल टू 1 प्लस रियल रेट इंटू 1 प्लस इन्फ्लेशन। इससे आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, -1 करिए तो पॉइंट डेसिमल में आता है, इंटू 100 करिए परसेंटेज में आता है। अगर कैश फ्लो नॉमिनल में दिया हो तो मैंने बोला था डिस्काउंट रेट को रियल मानना और उसको नॉमिनल में कन्वर्ट करना फिर बनाना। इसका दूसरा तरीका क्या है, डिस्काउंट रेट को रियल तो माना आपने, उसको रियल रहने दो, कैश फ्लो को रियल में कन्वर्ट कर दो, किसी एक को कन्वर्ट करना पड़ेगा। जो दिया रहेगा एक को डिफरेंट मानना ही मानना है। कैश फ्लो अगर नॉमिनल दिया है तो कैश फ्लो को रियल मानेंगे, कैश फ्लो रियल दिया है तो डिस्काउंट रेट को नॉमिनल मानेंगे, ठीक। ऐसा क्यों करते हैं, तभी तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। जब अगर कैश फ्लो नॉमिनल दिया है, डिस्काउंट रेट को भी नॉमिनल मान लूंगा, तब तो कुछ कैलकुलेट ही नहीं करना, उसी रेट से प्रेजेंट वैल्यू करना है, ठीक। कैश फ्लो को भी चेंज कर सकते हैं, डिस्काउंट को भी चेंज कर सकते हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है कि नॉमिनल कैश फ्लो के लिए प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर करते टाइम नॉमिनल रेट लेंगे, रियल कैश फ्लो के लिए रियल रेट लेते हैं, ठीक है। चलो इस पे एक क्वेश्चन करवाया था, ये रहा। इसके बाद हमने कर दिया था इस चैप्टर का अंत, और मैंने बोला था ये जितने भी केसेस पढ़े मोर देन सफिशिएंट है, इस पे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। इतने केसेस पे अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया और अच्छे से प्रैक्टिस किया, एक एक चीज समझ के, कोई सवाल ही नहीं बचता कि जो इंटर लेवल पे आए और आपसे बने ना, प्रोवाइडेड ये सारे केसेस आपको क्लियर है, अच्छे से समझ में आते हैं, प्रैक्टिस आपने किया है, कैश फ्लो के कंसेप्ट में दिक्कत नहीं है। मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लो। आगे अच्छे अच्छे वीडियोज आते रहते हैं, लेक्चर आते रहते हैं, ठीक है। फ्री में आपको जो कंटेंट चाहिए आप कमेंट करते हो, वो कंटेंट में लेके आता हूँ, है कि नहीं, तो एक लाइक तो बनता है। चलो।